बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहकर वो तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़ी जिस कमरे में उन लोगों ने डलू साहब और सुंबल को पहुंचा दिया था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर जहांजेब अपना छोटा सा डिब्बा लेकर वहां आ गया। वो सब लोग अंदर चले गए तो मैंने शफी से कहा, वो मालू कहाँ है? जाहिद अभी तक वापस नहीं आया। अभी मैं ये बात कह ही रहा था कि जाहिद भागता हुआ हमारे पास आया। बोला, खान जी मालू तो हवेली में नहीं है, हमने कोना कोना छान मारा है। देखो मैं पहले ही समझ चुका था, उसे ढूंढो। जाहिद वो हाथ से निकल गया तो हमें कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। मैंने मस्तों से कह दिया है वो मालू को हर कीमत पर ढूंढें। ये मस्त कौन है? मैंने हैरान होकर पूछा। स्याहपोश जो है ना खान जी, इनको डलो साहब मस्त कहते हैं। और वो मुस्तफा किस वक्त जा रहा है? वो 4 बजे जाएगा। मगर उसका क्यों पूछ रहे हैं आप? वो किसके तांगे में जाएगा? वो रोशन दीन का तांगा है। अब तो वो आ चुका होगा, बाहर फाटक पर खड़ा होगा। शफी ने घड़ी पर नजर डालकर कहा, ठीक है अब 4 मस्तों को मेरे साथ कर दे। शफी अभी मुझे इस सुंबल के साथियों से भी निपटना है। वो कैसे, कौन लोग हैं वो? मुझे नहीं पता कि वो कौन है। वो इस संदूक को लेने के लिए पत्तों की मोड़ पर खड़े होंगे सफेद कार में। मालू ये संदूक इन्हीं को देना चाहता था। अच्छा हद हो गई, चलें मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फैज अपने 3 आदमी लेकर मेरे पीछे आजा, मैं जीप निकालता हूँ। खान जी पता नहीं ये अंधेर मच रहा है। ये कहकर शफी तेजी से दूसरी तरफ जाने लगा। फैज ने 3 दूसरे स्याहपोशों को इशारा किया और वो मेरे साथ साथ हवेली के जनान खाने से निकलकर फाटक की तरफ चल दिए। कुछ ही देर बाद शफी ने बड़ी राजदारी से मुस्तफा का सामान कमरे से उठवाकर तांगे में रखवा दिया। वो कोई उदेड़ उम्र का फॉरेस्ट रेंजर था जिसको डलो साहब ने अपनी मेजबानी का एजाज इसलिए बख्शा था कि जंगल के वसी रकबे की लकड़ी की दौलत पर उनका कब्जा और तसर्रुफ सरकारी अमलदारी के बावजूद कायम रहे। वो इसी तरह मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों को अपनी मुट्ठी में रखते थे और इससे इनको 1000 फायदे हासिल होते थे। तांगा चौगोट से निकला तो हमने कुछ फासला बीच में रखकर जीप इसके पीछे डाल दी, इस तरह के उसकी अगली पिछली बत्तियां बुझी हुई थीं और रफ्तार इतनी मध्यम थी कि इसकी आवाज ज्यादा दूर तक फैल नहीं सकती थी। तांगा पतोकी की तरफ जाने वाली सड़क के मोड़ पर पहुंचा तो मुझे ये देखकर हैरत नहीं हुई कि वो सफेद कार वहां मौजूद नहीं थी। इसे वहां होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि मालू ने इन्हें पहले ही खबरदार कर दिया था। वो हवेली के अंदर के वाकयात की भनक लेते ही वहां से बाहर निकल गया था। तांगा आगे बढ़ा तो हमने जीप हवेली की तरफ मोड़ दी। शफी बहुत चिल्लाया हुआ था। फैज से मुखातब होकर बोला, ओए तुम उधर ख्वाह मुखा मंजियां तोड़ते रहते हो, इतना राशन पानी खा जाते हो, फायदा क्या है तुम्हारा? हम क्या करते शफी साहब, हमें पता ही नहीं चला। हम तो पर्दे में बैठते हैं, हुक्म होता है तो बाहर निकलते हैं। फैज ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए कहा। शफी को इसकी ये अदा पसंद नहीं आई। बड़े कहर आलूद लहजे में बोला, ये मूंछें अब मंडवा ही दो, कोई फायदा नहीं इस जाली अक्स का। ओए तेज चला, इस मासी को पता नहीं उधर क्या हो जाए। ड्राइवर ने इसकी ये डांट सुनी तो इसने जीप की रफ्तार तेज कर दी। जब हम हवेली में पहुंचे तो मालूम हुआ डलो साहब को होश आ चुका है मगर सुंबल अभी तक बेसुध है। शफी मुझे अपने साथ लेकर डलो साहब के कमरे में जा पहुंचा। वो इस वक्त तकिए की टेक लेकर रेलिंग पर लेटे थे। रंग उनका हल्दी हुआ था। मुझे देखते ही इन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। आए हाशिम खान, आपने फिर मुझे खरीद लिया है, मैं ये एहसान कैसे उतार सकूंगा? कमरे में जहांगीर, जहांजेब और उनके साथी भी मौजूद थे और वो सब के सब ही बड़े कबीदा खातर नजर आते थे। नजीर भी कोने में रखी कुर्सी पर बैठी थी। मैंने डलो साहब का हाथ पकड़कर रुखसार से लगा लिया। मुझे शर्मिंदा न किया करें डलो साहब, ये मेरा फर्ज था। खुदा का शुक्र है आपकी जान बच गई, मगर वो लोग काबू नहीं आए जो मुझे संदूक में बांध करके ले जाना चाहते थे। डलो साहब संभल कर उठ बैठे और मुझे अपने पास बिठाकर
बोले, मैंने मालू को समझने में सख्त गलती की है खान जी, मुझे नहीं मालूम था कि वो बिक चुका है। बहरहाल मैंने आदमी भेज दिए हैं, वो इसके घर के सब आदमियों को अभी ले आएंगे। कहाँ का रहने वाला है वो? शादीवाल का। ये गांव यहाँ से 5-6 मील दूर है। सुंबल का क्या हाल है? इसका इलाज बहुत जरूरी है, वही हमें बता सकती है कि ये सब कुछ किसके इशारे पर हुआ है। जहाँ ज़ेब ने इसे देखा है, मुझे उम्मीद है ये उसे बचा लेगा। क्यों डॉक्टर? हाँ, जख्म गहरे नहीं हैं, फिर भी उसे संभलने में कई दिन लगेंगे, जहांजेब ने कहा। अब आप लोग आराम करें, मैं हाशिम साहब की कुछ बातें करना चाहता हूँ। डलों साहब की ये बात सुनकर वो सब लोग उसी वक्त बाहर चले गए। आखिर हुआ क्या था डलों साहब, मुझे बताएं तो सही, ये लड़की है कौन? क्या कहूँ हाशिम खान, मैं धोखा खा गया। उस लड़की को ये मालू ही लेकर आया था, बहुत फटे हालों में थी। ये कोई 10-12 रोज पहले उसे साथ लेकर मालू मेरे पास आया, कहने लगा कि ये यतीम मस्कीन लड़की है, पहले उधर जिया बग्गा में हशमत रानी के घर काम करती थी, मगर वो इस पर बहुत जुल्म करती थी, आप उसे अपनी सरपरस्ती में ले लें। मालू पर एतबार करके मैंने इसे यहाँ रख लिया। घर के काम काज में ये बहुत होशियार साबित हुई, जवान भी है और खूबसूरत भी। मेरे कमरे में ये बहाने आ जाती थी, कल रात भी ये मेरे कमरे में थी। आज रात जब मैं मुजरा देकर वापस आया तो ये फिर मेरे कमरे में आ गई। बोली, इधर बड़ा हवस है चौधरी साहब, चलें उधर खुली फजा में चलते हैं। मैं तो शायद पागल ही हो चुका था। उसे साथ लेकर हवेली के पिछले बाग में जा बैठा, फिर अचानक ही उसने मेरे कानों पर हाथ रख दिए। कोई ठंडी हवा मेरे दिमाग में चढ़ी और मैं समझा मुझे फालिज हो गया है। मैं सब कुछ देख और सुन सकता था, मगर हाथ पांव हिला नहीं सकता था। उसने मुझे इसी चादर में लपेट कर डाल दिया। फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी मर्द ने मुझे बाहों में उठा लिया है। वो लोग मुझे बाग से उठाकर इस तय खाने में डाल गए। मैं सब कुछ सुन रहा था, समझ रहा था, मगर ना मैं बोल सकता था ना हिल सकता था। ये लड़की नीचे तय खाने में बंद करके बाहर निकल गई। फिर कुछ ही देर बाद ये लौट आई। उसने मेरी जेबों से सारी चीजें निकाल ली और मेरे हाथ पांव रस्सी से जकड़कर बांध दिए। फिर उसने मेरा मुंह खोला और इसमें रुमाल ठोंस कर एक बार फिर उसने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी, इस तरह के मेरी आंखें भी पर्दे में आ गईं। ये इस काम से फारिग ही हुई थी कि तय खाने की खुलने की आवाज आई, फिर गोली चली, किसी की चीख मुझे सुनाई दी और फिर मेरे कुत्ते दंदनाते हुए अंदर आ गए। मैं तो हैरान रह गया हूँ हाशिम खान, मुझे यकीन है कि ये सब कुछ पीर आबाद के रहमत अली के इमा पर हुआ है। ये लड़की इन्हीं की भेजी हुई है। हो सकता है आपका ख्याल सही हो डलों साहब, असल बात तो ये लड़की ही बता सकती है। वो साथ के कमरे में है ना? हाँ, आप देखें जाकर। मैंने दोस्तों को इसकी निगरानी पर लगा दिया है। ये कहकर डलों साहब ने अपना सिगरेट केस मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं उसे देखकर आता हूँ, मैंने सिगरेट सुलगाकर वहाँ से उठते हुए कहा। जब मैं दूसरे कमरे में पहुंचा तो सुंबल के बिस्तर के सामने बैठे दोनों मुसल्ला स्याहपोश अपनी जगह से उठ गए। सुंबल की गर्दन, बाजू और टांगे पट्टियों में जकड़ी हुई थी। इसके चेहरे पर अलबत्ता कोई खराश नहीं आई थी। वो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मैंने इसकी नब्ज पर हाथ रख दिया। इसने कसमसा कर आंखें खोल दी। इसकी नब्ज मामूल के मुताबिक चल रही थी। कुर्ता इसका जगह जगह से फटा हुआ था, जिसे किसी ने भी बदलने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरी नजर इसके बाएं बाजू पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। वहाँ बहुत बारीक हरफों में सावित्री लिखा था। गोरमुखी में मैंने इसका बाजू देखकर छोड़ दिया और फिर इस पर गर्दन तक चादर डाल दी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, मगर वो इस घड़ी बिल्कुल बेबस थी, क्योंकि नाजर इसकी दोनों टांगे पलंग की पट्टियों से कसकर बांध चुका था और जख्मों ने इसकी हालत बहुत ही नागुफ्ता बे कर रखी थी। तो तुम दरअसल सावित्री हो, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मेरी बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे खून आलूद निगाहों से घूरती रही। बोलती क्यों नहीं हो? ये कहकर मैंने तड़ाक से उल्टे हाथ का थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा, मगर वो मेरी इस ज़रब को भी सह गई। मुंह से कुछ नहीं बोली। इसकी कुव्वत बर्दाश्त ने मुझे हैरान कर दिया था। उसकी आंखें यही कहती थीं कि तुम
तुम कुछ भी नहीं हो, मेरा कुछ भी न बिगाड़ सकोगे, बिलाशुबा वो यही कहती सुनाई देती थी। मेरे पास बैठ जाओ जिलानी, तुम मुझे अच्छे लगते हो। मेरे बदन पर कोई ऐसा जख्म नहीं लगा जो मुझे मार दे या मुझे बदसूरत बना दे। बैठ जाओ। वो यूं कह रही थी जैसे वो किसी बच्चे से मुखातब हो। वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रही थी, किसी भी कीमत पर नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारे वजूद से नफरत है और मैं देखूंगा कि तुम कैसे मुंह नहीं खोलती। तुम्हें बताना होगा कौन है वो। ये कहकर मैंने उसे बालों से पकड़कर झंझोड़ दिया। मैं गुस्से से पागल हुआ जाता था। वो बड़ा शदीद झटका था। कई बाल जड़ों से उखड़ गए। एक गुच्छा मेरे हाथों में रह गया, मगर वो टस से मस न हुई। इसकी बेपनाह कुव्वत इरादी अभी तक गैर मुतजंजल थी। मैंने इसका सर तकिए पर पटक दिया तो वो फिर मुस्कुराई, बोली यूं नहीं जिलानी, यूं नहीं, मेरे जख्म अच्छे हो जाने दो, फिर मुझसे बात करना। अभी नहीं, मैं अभी कुछ न बता सकूंगी। क्या कहती है ये? डलू साहब की आवाज सुनाई दी। वो कमरे में दाखिल हो चुके थे। दोनों स्याहपोश मुअद्दब होकर दीवार के साथ लग गए। ओए, इसके हाथ क्यों नहीं बांधे तुमने? ये किसी गुरीले की औलाद तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें मार देगी। नाजर ने स्टेन गन अलग रखकर फौरन ही सुंबल के हाथ पलंग की दोनों पट्टियों से कसकर बांध दिए। वो पीछे हटा तो मैं ये देखकर सटपटा सा गया कि वो अभी तक मुस्कुरा रही है जैसे वो हमारी बेबसी पर हंस रही हो। डलो साहब भी इसकी ये हरकत देखकर सख्ते में आ गए। उनके वहमो गुमान में भी ये बात न आ सकती थी कि इस लड़की ने अपने गिर्द इतना मजबूत हसार तमीर कर रखा है। वो किसी भी हमला आवर को आगे नहीं आने देती थी और हम बहुत उजलत में थे। हमें मालूम होना चाहिए था कि वो कहाँ से आई है और किन के लिए काम करती है। हमारे लिए वो अभी तक मामा बनी हुई थी। ठीक है नाजर, उस रागब अली को इधर ले आ, मगर नहीं ये पलंग उठा और इसे उधर मस्तों के डेरे पर पहुंचा दे। रागब से कहकर हमें इसकी असलियत मालूम कर दे। ले जाओ इसे उधर। नाजर अली और इसके साथी ने सुंबल का पलंग दोनों तरफ से पकड़कर उठाया और उसे दरवाजे में से गुजार कर बाहर निकल गए। इसका नाम सुंबल नहीं है डलो साहब, ये सावित्री है। इसके बाजू पर ये नाम लिखा है। अच्छा, वो बहुत ज्यादा हैरान नजर आते थे। अब मुझे यकीन हो चला है कि बलबीर सिंह का रुक्का भी मेरी जेब से इसी ने निकाला था। अरे ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आई थी। हद हो गई, ये कहीं अमृतसर से तो नहीं भेजी गई है। मुझे यही मालूम होता है इसका ताल्लुक इन्हीं लोगों से है। जब हम अमृतसर में थे तो भंडारी या इसके साथियों ने इसे आप पर मुसल्लत कर दिया होगा। मैं तो फिर बेमौत ही मारा गया था। खान जी, इस कुतिया से पूछो कि ये है कौन। मेरा ख्याल है मालू झूठ बकता था। मेरा भी यही ख्याल है। ये लोग आप तक आ ही पहुंचे थे। अगर इसको कार्रवाई का हुक्म आज या कल मिला होगा, इन्होंने मेरा नाम भी उसे बता दिया होगा। वो मुझे और आपको अमृतसर मंगवाना चाहते हैं। डलो साहब परेशान होकर कुर्सी पर डह गए और नया सिगरेट सुलगाकर बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ खान जी। हमें सरकारी तौर पर इस मामले को भारतीय हुकूमत के सामने रखना होगा। आप ठीक कहते हैं, मगर मुझे यकीन है कि हुकूमत को भी शायद इसका इल्म न हो। ये मुतासब हिंदू फिरका परस्तों का मंसूबा है। वो पाकिस्तान को हर तरफ से नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। ये जलील अभी 10 मिनट में सब कुछ बक देगी। रागब इसकी बोटियां नोच लेगा। हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है डलो साहब। आपकी जिंदगी सख्त खतरे में है। मुझे एहसास है। मैं अपने तमाम मुलाजमीन की नए सिरे से छानबीन करूंगा। हो सकता है आपके स्याह पोशों में भी कोई आदमी बिक चुका हो। मेरी ये बात सुनकर वो गहरी सोच में डूब गए। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद बोले, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। बहरहाल मैं इस मामले पर गौर करूंगा। आए जरा बाग में चलते हैं। मुझे यहाँ सख्त वहशत हो रही है। ये कहकर वो उठे और मुझे अपने साथ लेकर हवेली के मर्दाना हिस्से के वस्त में दूर दूर तक फैले घास के कितों पर जा चढ़े। रात दम तोड़ रही थी। सितारे टमटमा रहे थे और अंधेरा फीका पड़ने लगा था। बेख्वाबी की वजह से डलू साहब की आंखें सूजी सूजी सी नजर आती थी। मेरा भी यही हाल था, मगर जिस सन्नाटे में जिस
से अजियतनाक पेच में हम फंस चुके थे। इसका कोई हल हमारी समझ में नहीं आता था। डलों साहब ने जिंदगी भर ऐसा चरका नहीं खाया था। यही वजह थी कि ठहर ठहर कर गहरी सोच में डूब जाते थे। कहना कुछ चाहते थे मगर कह कुछ और जाते थे। इनका ज़हनी इखलास दम पे दम बढ़ता जा रहा था। हम कोई आधा घंटे तक घास के कितों पर इधर उधर फिरते रहे। कई सिगरेट हमने फूंक डाले मगर डलों साहब का ये हाल था कि उनका सारा घोंटना बेकार जा रहा था। ये इम्कान उनके पेशे नजर तो था कि वो सब कुछ भंडारी जैसे लोगों की वजह से हुआ है। मैं भी यही सोच रहा था। सबूत साफ सामने धरा था मेरी जेब से। इस रुके को जिस तरह सुंबल ने उड़ाया था इससे तो साफ जाहिर था कि वो किन के लिए काम कर रही थी। मगर डलों साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस साजिश के खिलाफ अपना दिफा कैसे करें। ये बिलाशुबा बड़ा अहम सवाल था क्योंकि दुश्मन छुपकर घात में बैठकर वार कर रहा था। मेरे वजूद का एक हिस्सा वो पहले ही काट चुके थे। आसिया को कबीर शाह के घर से उठवाकर वो मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं अपनी बहन के ताक़ब में भड़क कर सरहद पार कर जाऊं और उनसे जा भिड़ूं। वो मुझसे खुदा जाने किस बात का इंतकाम लेना चाहते थे। मैंने उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। यही हाल डलों साहब का था। इन्हें भी खुदा मालूम किस जुर्म की सजा दे रहे थे। अभी हम बाग ही में फिर रहे थे कि नादर भागता हुआ हमारे पास आ गया। इसके साथ एक और आदमी भी था। डलों साहब बड़ी बेताबी से इनकी तरफ बढ़े। कुछ बताया उसने? क्या बताती है कमीनी, इसने सब कुछ बता दिया है डलों साहब। इसका नाम सावित्री है। वो तारापुर की रहने वाली नहीं है। इसका घर दुनिया नगर के पास सरना में है, गुरदासपुर जिला में, मगर खुद वो अमृतसर में रहती है। इसको कोई 12 दिन पहले पाकिस्तान भेजा गया था ताकि वो आपके घर के सारे हालात मालूम करे और आपको अगवा कर ले। वहाँ कोई प्रताप सिंह राठौर नाम का आदमी रहता है। सावित्री को उसी ने भेजा था। वो भंडारी का नाम भी ले रही थी। इसने बताया कि मालू को इसने यहाँ आते ही राम कर लिया था। वो इसके लिए हर काम करने के लिए तैयार हो गया था। उनका मंसूबा ये था कि वो आज रात जलानी साहब को अगवा करके अटारी पहुंचा देंगे। कल रात आपकी बारी थी इसीलिए वो आपको तय खाने में डाल आई थी। तय खाने का राज इसे मालू ही ने बताया था। उसकी चाबी भी इसे मालू ने ही बनवा कर दी थी। मगर वो मुझे अमृतसर क्यों ले जाना चाहते थे? वो कहती है कि एक डलों साहब ही नहीं 8 आदमी और भी हैं जिन्हें वो यहाँ से उठवा लेना चाहते हैं। उनके नाम भी उसने बता दिए हैं। ये देखें, ये हैं उनके नाम। ये कहकर राघव अली ने एक कागज डलों साहब के आगे फैला दिया। सुबह की मौलगजी सी रोशनी काम नहीं देती थी। नाजर ने दिया सलाई जलाकर कागज पर रोशनी डाली। उस में जो नाम लिखे थे वो वही थे जो मुझे बताए गए थे। अलबत्ता उसमें 3 नाम और शामिल हो गए थे। वो कागज तय करके डलों साहब ने जेब में डाल लिया। मैंने हैरत ज़दा होकर कहा, ये सब कुछ तुमने इससे कैसे उगलवा लिया? वो तो बोलती ही नहीं थी। राघव ने अपनी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें पूरी तरह खोल दी। बोला, मैं पत्थर से पानी निचोड़ लेता हूँ भाई साहब। वो तो शय ही कुछ नहीं थी। मेरी मार कोई नहीं सह सकता है। ये ठीक कहता है खान जी। इससे मैंने पुलिस की नौकरी छुड़वा कर इसे अपने पास रख लिया है। हमारी बड़ी गुत्थियां सुलझाई हैं इसने। राघव अली एक लड़की आसिया नाम की साहिवाल के गांव तरन तारन से अगवा हुई है। मुझे यकीन है कि वो भी इस सावित्री के साथियों का कारनामा है। अगर इसके बारे में तुम इससे पूछ सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ये भी पूछ लेता हूँ, आए अपने कानों से उसकी बातें सुन ले। ये कहकर वो हमें अपने साथ इस हिस्से में ले गया जहाँ स्याहपोश मुकीम थे। 5-6 कमरे वहाँ एक कतार में बने थे जिनके आगे खासा खुला बरामदा बना हुआ था। बरामदे के सामने घास का एक किता था, वैसा ही जैसा इस मेहमान खाने के सामने था जिसमें वो लोग मुझे ठहराते थे। राघव अली ने हमें एक दरवाजे के सामने रोका और बोला, आप यहाँ ठहरें और इस खिड़की में से इसकी बातें सुन लें। ये कहकर उसने एक मसल्ला मस्त को दरवाजे पर से परे हटाया और खुद अंदर चला गया। कबाड़ इसने अपने पीछे बंद कर दिए, मगर वो जितनी जल्दी से अंदर गया था इतनी ही तेजी से बाहर आ गया। वो गजबनाक होकर दरवाजे पर खड़े हुए स्याहपोश पर झपट
थप्पड़ पड़ा और उसका गिरेबान पकड़कर बोला, उसे शीशे के गिलास में पानी किसने दिया था? वो मैंने दिया था, राघव अली। प्यास से वो मरी जाती थी। इसकी ये बात सुनकर राघव अली ने तड़ाक से एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारकर स्टेन गन इसके हाथ से झपट ली और उसे बड़ी ही गंदी गाली देकर बोला, वो तेरी माँ मर गई है बदमाश, इसने शीशे से अपना गले को काट लिया है, मैं तुझे गोली मार दूंगा चूड़े। वो बहुत ज्यादा तैश में आ चुका था। डलो साहब ने आगे बढ़कर इस स्याहपोश को राघव अली के पंजे से छुड़ाया। बोले, इसका क्या कसूर है राघव अली, इसको यही कुछ करना था, इसे छोड़ दो। ये कहकर वो कमरे में जा घुसे। मैं भी उनके पीछे था। सावित्री बिस्तर पर लहूलुहान पड़ी थी। यूं कि एक शीशे का नोकदार टुकड़ा इसकी गर्दन में धंसा था। इसकी सांस की नाली कट चुकी थी और उसके जिस्म से खून अभी तक यूं बह रहा था जैसे कोई ज़िबाशुदा बकरी गर्दन के औजार से आजाद हो रही हो। इसकी खुली आंखें ये कह रही थीं कि तुम मेरा कुछ भी न बिगाड़ सकोगे जलानी, कुछ भी नहीं। डलो साहब ने चादर खींचकर इसके मुंह पर डाल दी और मुझे अपने साथ लेकर हवेली के उस हिस्से से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर ऐसा हुज़न तारी था कि मैं इसे बयान नहीं कर सकता। वो मेरे साथ चलते हुए मेरे कमरे में जा पहुंचे और कुर्सी पर बैठकर बोले, हाशिम खान जी, ऐसी भी औरतें होती हैं? हाँ होती हैं डलो साहब। किसी को पागलपन का टीका लगा दिया जाए तो वो ऐसे ही काम सर अंजाम देता है। इसे भी कोई लंबा ही लालच दिया होगा। काश मैं इसके माँ बाप तक पहुँच सकता। खान जी, मुझे ये मामला पुलिस और हुकूमत के इल्म में लाना होगा। मेरी माने तो आप यहाँ से इधर उधर हो जाएं, मैं 3 दिन बाद आपको पासपोर्ट वगैरह ला दूंगा। हमारे दुश्मनों की गर्दन आप ही दबोच सकते हैं। आप ठीक कहते हैं, मैं अभी लाहौर चला जाता हूं और 2-3 दिन बाद आकर आपसे मिलूंगा। ये कहकर मैंने उस होटल का कमरा नंबर और जिस नाम से हम वहां ठहरे थे वो सब कुछ इन्हें बता दिया। ठीक है हाशिम साहब, मैं अभी ड्राइवर को आपके साथ भेज देता हूँ। अपना लिबास भी तब्दील कर ले, मैं एक जोड़ा भिजवा देता हूँ। पेशावरी बास्केट भी पहन ले, मगर बेहतर है ठंडी शेरवानी पहन ले। सफेद रंग की है मेरे पास। फिर भेज दें, शेरवानी ही भेज दें, मैं वही चढ़ा लूंगा। डलो साहब ने कोई आधा घंटे में तैयार करके कार में बिठा दिया। मैंने शेव भी कर ली थी और गुस्ल भी। शेरवानी जो इन्होंने मुझे दी वो बहुत ही खूबसूरत थी, मोतिये के रंग की, लस लस करती और मुझे बिल्कुल पूरी थी। सबसे बड़ी मेहरबानी उन्होंने ये की कि मुझे इन्होंने एक छोटा सा बेल्जियम का बना हुआ पिस्तौल दिया जिस पर साइलेंसर भी लगा हुआ था। वो साइलेंसर भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। इसमें भरने के लिए इन्होंने गोलियों का एक डिब्बा भी मेरे साथ कर दिया। इसमें कमोबेश 100 गोलियां तो जरूर ही थीं। मैंने बहुत इनकार किया मगर इन्होंने मेरी जेब में 20,000 रुपए भी डाल दिए, हालांकि मुझे उनकी कतई जरूरत नहीं थी। बल्कि मुझे उसी वक्त कार में बिठाकर शहर ले आया। होटल का कमरा अभी तक हमारे कब्जे में था। जब मैं वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे में आप भी मौजूद था। इसने मेरी दस्तक पर जब पूछा कि कौन है तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसकी आवाज मुझे अजीब तरह की डारस देती थी। बूहा खोल ओए मई वाल की औलाद, जा ओए दफा हो जा गद्दार आदमी, बूहा नहीं खोल सकता, दरवाजा खोल दे बेटे। बीवी का मुंह देखते ही बाप से बगावत कर बैठा है। वो बिल्कुल खोता आदमी है यार, ऐन वक्त पर दगा दे गया। ये कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। कमरा खुशबू से महक रहा था। मैंने यूं आबी को सीने से लगा लिया जैसे वो मुझसे साल बाद मिल रहा हो, मगर वो बहुत नाराज नजर आ रहा था। मुझको खुद से छुड़ाकर वो पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गया। मुंह उसका यूं फूला हुआ था जैसे वो मुझसे कभी नहीं बोलेगा। माफ कर दे यार, गलती हो गई, मुझे वहाँ से जाना नहीं चाहिए था। पर वजह क्या थी? गंदे आदमी, तू जल गया था मेरी इस जरा सी खुशी पर। नहीं यार, ये बात नहीं थी, बस मैं अंदर से खुश नहीं था। अभी मैं तुम्हारी खुशी को अपनी किसी अंट शंट बात से तबाह नहीं करना चाहता था। एकदम फिटे मुंह तेरा। वो बहुत पूछ रही थी तुझे, इतना कि मैं समझा वो तुझसे अपनी मंगनी करवाना चाहती है। बस मैं इसी डर से चला आया कि कहीं वो हार मेरे गले में न डाल दे। तुझसे तो ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। मैंने पलंग पर बैठते हुए कहा, गोली ना मार देता उसे मैं। हाँ पर यार देख,
बहुत दगा किया तूने, मंगनी फिर भी हो ही गई। अच्छा माँ जी क्या कहती थी? वो बहुत खुश हैं, कल शाम मैं इन्हें गांव छोड़ आया था। शादी कब होगी? यही कोई 4 माह बाद। इसकी ज़ेरे तकमील फिल्में किसी तरफ लग जाएं तो फिर शादी करेगी वो। इस अलमास ने तो धमाका कर दिया है यार। किसी को तेरे करतूतों का इल्म हो गया तो क्या होगा, यही मैं डरता हूँ यार। मंगनी तो इसने बड़ी खामोशी से की, मगर खबर फिर भी छप गई। ये देखो अखबार में छाप दिया है इन्होंने कि अलमास ने मंगनी कर ली। ये कहकर इसने 2 अखबार मेरे आगे डाल दिए। वो दुरुस्त कह रहा था। अखबार ने लिखा था कि मशहूर फिल्मी अदाकारा अलमास ने डेरा गाजी खान के जिम्मेदार मोहम्मद असलम सुपरू से अपनी मंगनी का ऐलान कर दिया। ये सुपरू तो कब से हो गया है? ये हमारी जात है यार। मैंने इसे यही बताया है कि मेरी उधर 1.5 मुरब्बा जमीन है। तो ये बात है। अब ये साबित कैसे करोगे कि तुम्हारी अपनी कोई जमीन है? मुझे साबित करना ही पड़ेगा जलानी, और इस काम के लिए मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास जमीन होनी चाहिए। मैं अलमास के सामने झूठा नहीं होना चाहता। अभी बहुत संजीदा था। तो फिर क्या सोचा है तुमने? कोई बैंक लूटोगे? पता नहीं मैं क्या करूंगा, मगर मैं जमीन जरूर खरीदूंगा। मेरे लिए क्या हुक्म है फिर? मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ जलानी। मुझे ये भी मालूम है कि इस काम में तू मेरा साथ नहीं देगा। ये तेरा रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन तुमसे 1 महीने की छुट्टी की दरख्वास्त करनी पड़ेगी। तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? हाँ, मगर एक तामीरी मकसद के लिए अलमास ने मुझे जबरदस्त आजमाइश में डाल दिया है जलानी। मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। वो मर गए, अंग्रेज अपनी मर्जी वाले समंदर पार चले गए। अब तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ जलानी। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मुझे दे दे। तेरे दुख का मुझे एहसास है। तू इंडिया जाना चाहता है ना? मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगा। आज इतवार है, बस 2 इतवार बीच में छोड़कर तीसरे इतवार में तुझे अमृतसर में दरबार साहब के दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। मैं हंस दिया। वो साला ख्वाब देख रहा था। अबे मैं इतने दिन वहां ना रह सका तो फिर बता मैं तुझे कहाँ मिलूं? मेरा दूसरा पता अलमास है। ठीक है, तुम मुझे आज से ठीक 15 दिन बाद इतवार के दिन सुबह 9 बजे अमृतसर में दरबार साहब के सामने मिलोगे। हो सके तो अगली इतवार को वहां पहुंच जाना। मैं इस रोज भी 9 बजे सुबह वहां होऊंगा। मुझे मंजूर है। अब थोड़ा शरबत पी। ये बियर है, फ्रांस की बनी हुई। ये तुझे मुबारक हो। ये बता के कल शाम को माँ जी के साथ तू गाँव चला गया था, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अलमास ने रात 11 बजे यहाँ आने का वादा किया था। वो 1 बजे तक यहाँ रही और फिर घर चली गई। वापस जाने की उसे इतनी जल्दी क्या थी? वो भी एक अदद माँ रखती है। इसका नाम साइका है। चुमारन लगती है साली। अलमास की इस मंगनी पर वो जरा खुश नहीं है। बुरी तरह घूर रही थी मुझे, जैसे इसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो मैंने। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। अभी किसी का भी लिहाज नहीं करता था यार। वो तेरी सास बन चुकी है। अभी बहुत खबीस आदमी है तू। ये आंड गवांड, ये आस पास या सास दास सब आदमी के सत्यानाश का जरिया है। वो तो मुझे बहुत पुरानी बदमाश लगती है। नाम पता नहीं इसका क्या होगा। जज्जी के फत्ती। अगर वो साइका बन बैठी है, उससे मैं तुझे मिलाऊंगा। तू अपनी सास बना ले उसे। वो कैसे? कोई और लड़की भी है इसकी? है तो नहीं, मगर अल्लाह के घर में किस चीज की कमी है? वो उसे एक और लड़की दे सकता है। नहीं यार, इतनी भी फरावानी नहीं है उसके यहाँ कि इस बेवा के यहाँ लड़की दे दे और मैं 20 साल तक इसी तरह जवान रहूं। ये गपले की बात है। अरे तू मुंह बोली सास बना ले तो उसे, जिस तरह मुंह बोली माँ बन जाती है। क्या हर्ज है इसमें? इसकी लड़की तेरे निकाह में रहे और सास वो मेरी बन जाए। ये खूब रही। अब क्या प्रोग्राम है तेरा? मैं बस अभी तैयार होकर ताहिए की तरफ जा रहा हूँ। मुझे 50 लाख की अशद जरूरत है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये निकाह की शर्त है नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझसे शादी करके फख्र करे, पछताए नहीं, सर ऊंचा करके चले कि उसने ठीक मर्द का इंतखाब
खराब किया है। ठीक है, तुम इधर जाओ, मैं जरा आराम करूंगा, यहाँ बहुत थका हुआ हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं, वो और किराया मांगे तो दे देना, मैं बाहर हाल यहाँ वापस नहीं आऊंगा। तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं आज रात को चाबी वापस कर दूंगा। हाँ, कल सुबह तक बाहर हाल तुम यहाँ रह सकते हो, इतना किराया मैंने दे दिया था। ये कहकर वो गुसल खाने में जा घुसा। कुछ ही देर बाद उसने तैयार होकर नाश्ता मंगवाया। जब हम इससे फारग हुए तो अभी बोला, अच्छा जलानी, बशर्ते जिंदगी में तुझे अव्वल तो अगले इतवार को दरबार साहब के सामने मिलूंगा, वरना इससे अगले इतवार को 9 बजे सुबह तो मैं जरूर ही पहुंच जाऊंगा। वो यूं कह रहा था जैसे सरहद पर तनी तोपें तो कोई मानी ही नहीं रखती हैं। ठीक है यार, जो करे करतार, ये कहकर मैंने बिस्तर पर कदम धर दिया। अभी वहां से निकला तो मैं दरवाजा अंदर से बंद करके चादर तान कर सो गया। मुझे नींद ने बेबस कर रखा था। मेरी आंख खुली तो सह पहर के 3 बज रहे थे। अभी दोपहर के खाने का वक्त निकला नहीं था। मैं होटल के सजे संवरे गुसल खाने में जाकर खूब मल कर नहाया। फिर वहीं बैठे बैठे मैंने अपने लिए खाना मंगवा लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।